आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी का संस्कार भारती के इस टॉक शो में बहुत-बहुत स्वागत है। पहले परिचय से हम अपने टॉक शो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इस कोरोना काल से पहले हम बहुत सारे संस्कार भारती के तत्वावधान में बहुत सारे कार्यक्रम किया करते थे। क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी-सी विषम हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला जो है वो लगातार बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन टॉक शो का आयोजन किया है। और ये जो हमारा शो है, ये इसकी हमें श्री धनंजय सिंह जी द्वारा प्राप्त हुई है, जो कानपुर संस्कार के संगठन मंत्री हैं। साथ ही मेरी आपसे निवेदन है, आपका माइक यहाँ पर है, आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। अभी हमारी गेस्ट स्पीकर जो हमारे बीच आई हुई है, वो भी अपने विचार के बीच टॉक शो का अगर आप घर में बैठे हुए हैं सब लोग अपने सब लोग मोबाइल और वीडियो समय में आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, वो उस समय आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, अभी फिलहाल मैंने सभी के माइक म्यूट कर दिए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे बीच हमारा जो आज का ये टॉक शो होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है क्लासिकल डांस इज मेडिटेशन। इस टॉपिक पे हमारा ये टॉक शो होने वाला है और हमारे इस कार्यक्रम के इस टॉक शो के जो प्रेरक हैं वो है श्री धनंजय सिंह जी, जो हमारे बीच आए हुए हैं। संगठन मंत्री हैं संस्कार भारती कानपुर प्रांत के, इनकी विधा संगीत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुरेंद्र पांडे जी आए हुए हैं, जो कि कानपुर प्रांत के संस्कार भारती के सम्मानित महामंत्री हैं। इनका केंद्र फर्रुखाबाद है और ये नाट्य विधा में पारंगत है। इसके साथ ही हमारे बीच गेस्ट स्पीकर के रूप में श्रीमती श्रद्धा निगम जी आई हुई हैं। श्रीमती श्रद्धा निगम मेरे बीच बांदा से जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इन्हें। बांदा में नृत्य की महागुरु श्रीमती श्रद्धा निगम जी हमारे बीच आज गेस्ट स्पीकर के रूप में आई हुई हैं। उच्च शिक्षित हैं, कथक नृत्य से प्रभाकर हैं। विद्यार्थी जीवन में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय सदस्य भी रही हैं। भातखंडे नृत्य अकादमी जबलपुर से कथक नृत्य से शिक्षित हैं। नृत्य विधा की जयपुर घराने से संबद्ध हैं। बांदा में न जाने कितने नृत्य गुरुओं को कथक का शिक्षण दे चुकी हैं। अभी भी वो शिक्षण जारी है। दूरदर्शन और अनेक मंचों पर कथक नृत्य की प्रस्तुति दे चुकी हैं। इवन बैंकॉक में, थाईलैंड में जाकर भी इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। प्रतिवर्ष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है। भी अन्य बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों से इनका जुड़ाव है। बुंदेलखंड फिल्म स्टेशन तिनवारी की संचालिका हैं। हमारे बीच श्रद्धा निधि हुई है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारी गेस्ट स्पीकर के लिए और हमारे सभी अतिथियों के लिए जो आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे बीच पवन जी जुड़े हुए हैं, छवि जी जुड़ी हुई हैं, दीपा पटेल जी जुड़ी हुई हैं, हर्षित कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, कुमकुम द्विवेदी जी भी हैं और श्याम निगम जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आस्था सक्सेना जी, आप सभी लोग हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। तो आइए परिचय के पश्चात हम अपने इस टॉक शो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं मेरा भी परिचय दे दूं। मैं उद्घोषिका के रूप में संस्कार भारती बांदा केंद्र की सदस्य भी हूं, आपके बीच हूं। मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है। तो आइए हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करूंगी संस्कार भारती के कानपुर प्रांत के सम्मानित महामंत्री जी श्री सुरेंद्र पांडे जी से, और उन्हें माइक सौंपूंगी, उन्हें हैंड ओवर करूंगी। और आइए सुनते हैं वार्ता श्रीमती श्रद्धा निगम से। नमस्कार सौम्या जी और सभी को, श्रद्धा जी को। एक तो बहुत अच्छा लगा कि आज बांदा से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है टॉक शो का, और बहुत प्रसन्नता हो रही है। और वास्तव में आपका संचालन बहुत अच्छा है। आप अच्छी
उद्घोषिका हैं। संस्कार भारती परिवार बांदा ने ये जो टॉक शो प्रारंभ किया है तो वो बहुत अच्छा है। मैंने लीफलेट जो देखा उसमें श्रद्धा जी के विषय में थोड़ा सा जानने की उत्सुकता भी हुई और अभी जान के बहुत अच्छा लगा कि आप विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी रही हैं और समाज के लिए आप समर्पित हैं। कला और साहित्य के साथ साथ आप समाज में भी सेवा कर रही हैं, चाहे वो आई कैंप के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण है। साहित्य संगीत और कला के बिना वास्तव में कोई भी मनुष्य पशु के ही समान है, लेकिन आपके अंदर साहित्य कला के साथ साथ समाज सेवा का जो भाव है वो सुनकर और ज्यादा प्रसन्नता हुई। सबसे पहले तो मैं केवल एक प्रश्न मेरा ये है कि आपको ये भाव कहाँ से आया, कहाँ से आपने प्रारंभ किया और कैसे आप इस स्तर तक पहुंची और आगामी जो नवोदित कला साधक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, कैसे वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़े? जी श्रद्धा जी, अनम्यूट कर लीजिए आप माइक। हाँ, आपका माइक अभी श्रद्धा जी, अभी आपका माइक जो है वो अनम्यूट नहीं हुआ है। मेरी जो कथक शिक्षा है वो जब मैं 7 साल की थी तब से आरंभ हुई। मैं रायपुर में थी। मेरे पिताजी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और रायपुर जो है पहले मध्य प्रदेश का ही अंग था, अब छत्तीसगढ़ में है और वहां पर काफी दूर पर एक नृत्य संस्था थी जो कथक कला केंद्र था। वहां मेरी माँ चूंकि संगीत और नृत्य में रुचि रखती हैं लेकिन उनको आता कुछ नहीं था और वो हमेशा जब भी देखती थी कि दूसरे बच्चे नृत्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको एक ये था कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस नृत्य में या गायन में जो भी मिल जाए उसमें पारंगत हो और वो एक उससे क्या है कि कुछ अनुशासित भी रहेंगे और उनका था कि कुछ समय इनका बीतेगा अच्छा खेलकूद के अलावा भी। तो रायपुर में मैं और मेरी छोटी बहन जो 5 साल की थी, हम दोनों को एक रिक्शा लगा दिया गया था। वो हम लोग वहां से कथक नृत्य हम लोग का प्रारंभ हुआ। तो हम लोगों ने वहां पर जाकर जो देखा वो ये था कि कथक नृत्य तो नहीं जानते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं घुंघरू पहन के नृत्य करना, वो चलना कूदना, वो माहौल मिलना, वो हम लोग को अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से, क्योंकि हर तीसरे साल में उनका ट्रांसफर हो जाता था, तो हम लोग यहाँ पर आए बिलासपुर, उसके बाद फिर जबलपुर, ऐसे ट्रांसफर इधर उधर होता रहा लेकिन नृत्य हम लोगों का थोड़ा कायम रहा। कहीं पर छूटता था, जहां मिलता था छोटी जगह में नहीं मिलता था, बड़ी जगह में मिलता था। फिर अंत में ये हुआ कि हम लोगों की रुचि देखते हुए 7th क्लास में हम लोगों को मम्मी ने, मेरी माँ ने हॉस्टल में डाल दिया। और इसके पहले बताऊं कि जब मैं 4th कक्षा में थी तो जबलपुर जब ट्रांसफर हुआ मैं अपनी मौसी के पास आ गई। मौसी मेरी भातखंडे संगीत, भरतनाट्यम की 10 साल की वो सीखी हुई थी और उन्होंने हमको भातखंडे संगीत विद्यालय में कथक के लिए, गायन के लिए भेजा, बल्कि क्योंकि वहां पर कथक नृत्य में उनका था कि चलिए नृत्य की बजाय ये गायन सीख ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गायन हमेशा चलता रहेगा गाने बजाने। लेकिन जब वहां पर जो गुरुजी हमारे जो डांस सिखाते थे, मेरा पूरे समय मेरा दिमाग गायन के बजाय वो घुंघरूओं में लगा रहता था, क्योंकि शुरू में तो मैं घुंघरू से आकर्षित हो चुकी थी। शुरू में मैंने कथक क्लास सीख चुके थे, क्लास जा चुके थे। फिर वहां से जब उनको पता चला कि मैं गायन क्लास की बजाय मैं नृत्य क्लास में खड़ी रहती हूँ, तो बाद में उन्होंने मुझे नृत्य क्लास में फिर ट्रांसफर कर दिया। फिर हम लोग का ट्रांसफर हो गया बिलासपुर। मेरे पिताजी का वहां डांस क्लास थी नहीं, उस वक्त नहीं थी, जांजगीर जगह थी। जब वहां से उन्होंने हम लोग को हॉस्टल में डाल दिया क्लास 7th में, मुझे और मेरी सिस्टर को, क्योंकि डांस जो है जो वो जबलपुर में था, तो उस हॉस्टल में डालने के पीछे यही कारण था कि ये नृत्य सीख सके। नृत्य ना सीखे मतलब छूटे, इनका शिक्षा भी चलती रहे, साथ में इनका नृत्य भी चलता रहे। तो इस तरह से हम लोग की नृत्य की एक वो कक्षा शुरू हुई, तो वो हमारी अनवरत चलती रही। हॉस्टल हमारा चलता रहा, नृत्य हमारा चलता रहा और हमारी क्लासेस चलती रही। ऐसा हमारा कथक रुझान हुआ। इसमें हमको जरूर एक चीज कहना है कि देखिए वो जमाना एक ऐसा था कि जब नृत्य, गायन
गायन में तो फिर भी लोग अग्रसर थे, पर नृत्य जो एक ऐसी थी विधा इसमें बहुत ज्यादा लोग उत्साहित नहीं होते थे। उनको लगता था कि ये जबरदस्ती का एक वो है, कहाँ पर नाचेंगी, कहाँ गाएंगी, कौन सुनेगा। लेकिन मैं अब आज के समय में सोचती हूँ कि मैं अपनी माँ को उसमें धन्यवाद देना चाहती हूँ। ना वो मुझे भेजती, ना हम लोगों को ABCD पता है कि हम लोग की रुचि क्या है क्या नहीं, बचपन में कुछ नहीं पता रहता। लेकिन ये अभिभावकों का काम रहता है कि वो हमें किसी कक्षा में भेजें, किसी में रुचि पैदा करें। तो वो जरूर हमारी मौसी को और मैं अपनी माँ को इस बात में धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कथक नृत्य क्लासेस में भेजा। और हमारे जो हम भातखंडी संगीत विद्यालय में हमारे जो गुरुजी थे वो श्री रामदास जी, तो उनसे हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। और वो बहुत ही विद्वान, सरल और बहुत ही शांत स्वभाव उन सबके थे। और उनसे लगातार हम लोगों को मतलब जो हम लोग को वो बताते थे कि पढ़ाई और नृत्य ये दोनों में आपको बराबर का ध्यान रखना है और कैसे एक सादगी पूर्ण ये सब नृत्य आपको करना है। क्योंकि उस वक्त ये था कि जैसे आजकल मीडिया, यूट्यूब, वो रिकॉर्ड प्लेयर, वो जमाना इस तरह का नहीं था कि हम लोग उसमें कुछ और भी कर सकते। तो उन्होंने हम लोग को इस तरह से ट्रेन किया था कि यदि कुछ भी ना हो आपके पास कोई, हम लोग जब टीवी नहीं था, जब ये तब आप करना कहाँ है, केवल स्कूल कॉलेज में प्रदर्शन था। लेकिन आपको जो भी करना है वो सब ऐसा करना है कि वो ग्रेसफुल हो और शास्त्रीय सम्मत हो। इस तरह से वो हमारी नृत्य की शिक्षा चलती रही। उसके बाद पढ़ाई के साथ हम लोग, मेरी नौकरी लग गई बैंक में। जब हो गया हमारा तो कहीं ना कहीं नृत्य फिर छूट गया। और इसके पहले मेरा खैरागढ़ में भी हम लोगों ने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया था कि वहां से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन घर में थोड़ा ये हुआ कि नहीं, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, आप ये नृत्य की शिक्षा अभी रहन दें। और आप फिर हम लोग बैंक मैंने ज्वाइन किया, बैंक में नृत्य छूटा, नौकरी की। उसके बाद विवाह हो गया, विवाह होने के बाद बांदा आया। बांदा में भी अब हमारी वो नौकरी भी छूट गई। अब उसके बाद कि अब क्या हो, तो फिर 3-4 साल 5 साल के बाद सन 95 में ये हुआ कि जो हमारे पास है, अब नौकरी छूट गई, आपका अकेलापन है, आप क्या करें, सास भी हैं, उनकी भी तैयारी कर दी, लेकिन अपने लिए कुछ हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बच्ची को बुलाकर नृत्य प्रारंभ किया, ये कि हम तुमको घर घर में सिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बांदा में उस समय भी नृत्य नहीं था, बांदा में था, लेकिन सुना था मैंने। और यहाँ पर हमारे चंद्रपाल सर बहुत मशहूर थे यहाँ पे, लेकिन वो घर घर जाकर नृत्य सिखाते थे लोग। मतलब जो एक जिनके पास धन हो, पैसा हो, इसका मतलब है वो वहीं जाएंगे। एक ये चीज थी। ऐसी क्लासेस चलती है ये मुझे नहीं पता था। तो हमने ये कहा कि थोड़ा सा उनसे भी मुझे आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि आप सिखाइए। मैंने उनको बुलाया था। यहाँ बांदा में एक जो है श्री योगेश नाथ जी हैं, उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि नहीं बिटिया आप यहाँ पर कुछ सिखाएं। लेकिन घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि नृत्य क्लास में शुरू कर सकूं। बस जितना आता था मुझे, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए सीखा, लेकिन सीखने पर तो गैप हुआ मेरा। उसके बाद मुझे पुनः उसको वापस लेना था और उसको अपना समय भी और दूसरा लोगों को परिचय दे सके कि एक कथक नृत्य भी कोई चीज है। तो मैंने एक लड़की यहाँ पर थी, एक लड़की से शुरुआत की। घर में भी ये हो गया भाई घुंघरू नहीं बजेंगे यहाँ पे, क्योंकि सब लोग क्या सोचेंगे कि अभी नई बहू आई, यहाँ पर घुंघरू बजने लगे। इस गली में, इस शहर में सब क्या सोचेंगे कि नई बहू का नृत्य सिखाना, वो भी घुंघरू की आवाज देना, यहाँ पर लोग अच्छा नहीं समझेंगे इस चीज को। तो सोचा जरूर ये कि बिना घुंघरू का नृत्य, वो भी क्लासिकल शास्त्रीय, तो चलने दो, क्योंकि आपको एक कदम चलने के लिए मिल रहा है। आपको एक मिल रहा है कि आप नृत्य सिखा सके घर में, जहां पर बांदा जैसी पिछड़ी जगह। अब मैं कहती हूँ यहाँ पर हर घर में लोग नृत्य सीखते हैं। अब तो समय ये आ गया है कि माताएं भी सीख रही हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, पिताजी भी सीख रहे हैं, दुनिया भी सीख रही है पूरी। लेकिन वो जमाना ये था कि बहू लड़कियां नृत्य करें तो चलिए फिर भी ठीक है, बहू
और वो आकर यहाँ पर घर गृहस्थी छोड़कर क्या करे, घुंघरू बजाए और नृत्य सीखे और करे। कहीं ना कहीं तो मेरे पति का मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि वो इस सोच से बाहर, कि तुमको बाहर नहीं जाना है, लेकिन घर में यदि तुम चाहो तो अपनी कक्षाएं लो, लेकिन फीस नहीं लोगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि वो बहू आई नहीं कि वो भाई पैसा लेने लगी, और पैसा चाहिए। कहीं ना कहीं हम जो है वो पुरुषों में होता है, और जरूर कि इतने बड़ा व्यवसाय है और पैसा लेकर सिखा रहे हैं। मेरे साथ ये था कि मुझे करने मिल जाए, थोड़ा सा मैं करूं, मुझे भी कुछ याद हो, थोड़ा सा मेरा अकेलापन का भराव हो, क्योंकि सुबह से चले गए काम काज और लौट के आना है, उसके बाद मैं क्या करूं दिन भर। और कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी का एक आशीर्वाद था कि उन्होंने जिसको भी नृत्य सिखाया, अभी तक जितने भी हैं, जिसको भी नृत्य सिखाया, उससे नृत्य का जुनून नहीं उतरा। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन वो करते चलना है, और वो याद करते हुए उसको हमारी डांस क्लास धीमे धीमे शुरू हुई। एक लड़की, फिर उसके बाद किसी तरह से परमिशन हुआ कि सरस्वती शिशु मंदिर में नृत्य करना है, जाकर चले जाएं क्या उनके साथ, थोड़ा सा बोल दें क्या, थोड़े से बोल आएंगे, तो चलो ठीक है भाई चले जाना, ऐसा कि घर डिस्टर्ब ना हो। तो सरस्वती शिशु मंदिर गए, एक बार वहां कार्यक्रम हुआ, लोगों को पसंद आया शास्त्र। और ये सरस्वती शिशु मंदिर में इस तरह का तो है ही कि अच्छी चीज, अच्छी शास्त्र सम्मत और सांस्कृतिक, तो वहां पर हमारा नृत्य शुरू हुआ। बाहर पहली बार निकले सरस्वती शिशु मंदिर में बांदा के, वो उसके बाद फिर दूसरी हमारी अस्मिता श्रीवास्तव, फिर पूजा, धीरे धीरे एक एक लड़की को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन कक्षाएं मेरी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई थी। वो एक एक लड़की को पढ़ाना सिखाना शुरू किया, और उसमें हम मगन रहे, और धीरे धीरे करके जैसे गुरुजी ने मुझे जो दिया था वो उन लोगों के साथ मेरा शुरू हुआ। ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा ऐसे रही कि जिसको भी, जो भी मेरे संपर्क में आया और जिनको मुझे लगा कि ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं, वो बच्चे आज हमारे बाहर नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं और नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। वो उसमें कहीं पर भी जो नहीं हुआ। इसमें मैं जरूर अपने यहाँ की अस्मिता श्रीवास्तव को कहूंगी, जिसने, हम लोग तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सके, लेकिन उसको हमने प्रेरित किया कि नहीं, तुम्हें कुछ बाहर जाना है। लखनऊ घराने में वो गई, भातखंडे संगीत विद्यालय ज्वाइन किया उसने, वहां से उसने एमए जो है वो स्वर्ण पदक लिया वहां पर, एक बांदा जैसी छोटी जगह की लड़की। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, और इस तरह से हमारा कथक चलता रहा, मिटता रहा। उसकी वजह ये है, कुछ चला लगातार, करीब 4-6 साल, 10-15 साल करीब हमारा अच्छा चला। बीच में मतलब इतना ज्यादा ये नृत्य का यहाँ पर प्रचार प्रसार हो गया, शास्त्रीय नृत्य का, कि यहाँ पर घर घर में लोग नृत्य सीखना शुरू किया। मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 हजार बच्चे नृत्य सीख चुके होंगे, और कार्यक्रम का भी अवसर बहुत मिलते हैं। बांदा बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रेमी है, कला रसिक लोग बहुत हैं, बहुत चाहने वाले हैं कि बच्चे नृत्य सीखें, गायन सीखें, कुछ करें। और मुझे मौका मिला, पति से मौका मिला, यहाँ का माहौल से धीरे धीरे वातावरण यहाँ का बदलता गया, और मैं लगातार नृत्य में शिक्षा भी देती गई, सीखती भी गई। अपना जो सीखा था उसको मैं रिवाइज भी करती गई। थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है, और जबलपुर से जुड़ी हुई हूँ, और लगातार जब भी हम जबलपुर गए हैं, वहां पर जब भी कुछ नृत्य का हुआ, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कुछ भी, वहां जाना आने से लगातार एक अपडेशन बना रहा, अपडेट होते रहे नृत्य में। तो जितना आया, सीधा मेरा काम था कि छोटी जगह है, जितना आप मार्गदर्शन दे सके आप दे दो, उनको एक सही रास्ता दिखा दो कि भाई आपको, मुझे जितना आता था इतना है, अब आप और अच्छे गुरु के पास जाइए और जाकर वहां पर आप नृत्य सीखिए और नृत्य साधना कीजिए और कहीं पर आगे बढ़िए। इस बीच एक मौका ऐसा भी आया कि जब मेरे पति का देहावसान हुआ, उस वक्त ये था कि बच्चे भी छोटे हैं, जिम्मेदारियां दूसरी भी हैं, व्यवसाय भी है, व्यवसाय संभालना भी है, और जो एक हमारा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया। नृत्य जो है वो मेरा करीब करीब छूट गया, ये कहेंगे करीब करीब छूट गया, क्योंकि जो दूसरे कार्य हैं, पेट्रोल पंप का व्यवसाय है, उसको देखने के लिए
मुझे रोज सुबह जाना, शाम को आना, वो और नृत्य का कोई समय नहीं मिला, ना उस समय का वैसा मन था कि आप इसको भी सुचारू रूप से चला सकें, दोनों चीजें। क्योंकि एक जगह आपका एकदम मैकेनिकल काम चल रहा है और वो हमको स्टेब्लिश होना है, वहां पर मुझे तैयार होना है, मुझे इस व्यवसाय के साथ भी न्याय करना है जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके। सीधी बात यह है, क्योंकि उस समय तो रोजी रोटी का सवाल था, ये था कि आप या तो यहाँ से पलायन कर जाएं और या आप बांदा में रह के आप संघर्ष करिए, थोड़ा आप आगे बढ़िए, और उसके बाद जब वातावरण माहौल सही हो जाए और मैं बिल्कुल सामान्य क्रिया में आ जाऊं, मेरे बच्चे भी नॉर्मल हो जाएं, और सर जी नमस्ते, सत्यनारायण सर जी प्रणाम, तो वो आ जाए, तो उसके लिए मुझे जरूर यहाँ पर कुछ समय के लिए जाना पड़ा वापस। जब हमारा हो गए 7-8 साल बीत, लेकिन ये हुआ कि 2-3 महीने गर्मी की छुट्टियां मैं जरूर निकालती थी कि कम से कम साल भर नहीं तो ये 2 महीने 3 महीने में कुछ नृत्य का कार्यक्रम चलता रहे, और जहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वहां पर जाऊं और सीखूं, सिखाऊं लोगों के, और नृत्य से दूर नहीं रहना है, ये चीज थी। जब थोड़ा संभले, वो ठीक हुआ, मेरा व्यवसाय एक भी इसमें स्टेबल हो गया, स्थिरता आ गई उसमें, फिर मेरा नृत्य का दोबारा फिर शुरू हुआ। ये जरूर है कि अब वो पहले की तरह लगातार मेरा नृत्य सिखाना, जो पहले हम 4-4, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे क्लास चलती थी, मतलब कि घर में यदि पतिदेव आ जाएं तो उनके लिए भी मेरे पास समय नहीं था। मेरा केवल ये था कि बिल्कुल जुनून, बस केवल नृत्य नृत्य और नृत्य पढ़ना, नृत्य सीखना, नृत्य किसी तरह खाना बनाते समय भी नृत्य, और इस तरह का था। तो अब जरूर पहले से कम हुआ, लेकिन एक चीज ये हुई कि थोड़ा सा वक्त मिला तो हम लोग फिर से अपडेट हुए, फिर से वर्कशॉप, कार्यशाला जाना शुरू किया। मुंबई में राजेंद्र चतुर्वेदी सर हैं, वो वहां पर हम लोग, गोपी कृष्ण इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ पर जाकर हम लोग ने अपडेट किया। फिर बिलासपुर गए, फिर इंदौर गए, फिर उज्जैन गए, राजेंद्र गंगानी जी के यहाँ गए, तो कई जगह करते हुए हम लोग लगातार कार्यशाला जाना और पहले की चीजों को और जो नई चीजों को फिर से स्वीकार करना, और बच्चों को एक जितना आता है उनको न्याय के साथ और शुद्ध ईमानदारी के साथ उनको सिखाना और एक मार्गदर्शन देना। ये हमारी यात्रा है, वो अभी अनवरत चल रही है और लगातार ईश्वर की कृपा और गुरु कृपा होगी, लगातार चलती है। बहुत शानदार। अपने इतने संघर्षों के बाद भी साधना, जो नृत्य साधना है, उसको नहीं छोड़ा और अभी तक आप इस साधना कर रही हैं। वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है आपकी साधना। जी सौम्या जी, आप कंटिन्यू। जी, तो बस अगर आप ये बताना चाहें कि कैसे कथक नृत्य मेडिटेशन है। एक्चुअली जो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य मेडिटेशन है। एक्चुअली जो ध्यान है वो आपको, पहले ये हम सोचते हैं कि जो ध्यान नहीं है वो क्या है, जो फिर हम देखते हैं कि ध्यान क्या है। तो जो ध्यान नहीं है वो ये है कि हम दिन भर इतने आपाधापी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दिन भर विचारों की श्रृंखला चलती रहती है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, घर के तनाव, पारिवारिक तनाव, रोजी रोटी की तनाव, इन सब की तनाव है। तो ये जो लगातार हमारे विचार, और मन कभी शांत नहीं रहता, मन बोलते हैं ना एक घोड़े की तरह वो छलांगे मारता रहता है यहाँ वहां, चंचल प्रवृत्ति का। तो लगातार हमारे मन और विचार चलते रहते हैं, तो ये हमारा बेध्यानी हुआ। अब इसको हमको ध्यान में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हम अपनी विचारों को एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्लैक बोर्ड में आप पूरा लिख दें और आपके पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा लिखते हुए, उसके बाद ये हमारे दिमाग का काम है। ऐसे ही हमारे ब्लैक बोर्ड की तरह दिन भर पूरा दिमाग भर जाता है, उसको हमें क्लीन करना है। वो क्लीन कैसे करना है, वो ध्यान की तरह से करना है। जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं अपने विचारों को खत्म करना, ध्यान से विचारों को खत्म करना, मन को अंकुश में रखना या मन समाप्त करना, और उसके बाद, लेकिन ध्यान जो हम लोग का एक ध्यान का कई प्रकार के हैं वैसे तो,
पर ध्यान का एक जो सामान्य क्रिया है वो ये है कि शांत चित्त बैठना, सुखासन में पद्म शांत चित्त बैठना और अपने आप को छोड़ देना। बिल्कुल आपके विचार आ रहे हैं, आपका मन अशांत है, आपका मन चल रहा है और आप आंख बंद करने के बाद भी आपको लगता है कि अरे हम बोल भी रहे हैं, मन में बोल भी कि नहीं, हमें कोई विचार नहीं करना, हमें कोई भी आंखों से हमें कुछ नहीं, मन से हमें कुछ नहीं सोचना है, मुझे ध्यान करना है। और यही चीज भी दिमाग में चलती रहती है कि मुझे जानना, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा आता है कि आपका धीरे धीरे अभ्यास से, बहुत धीमे अभ्यास से वो आपका काम करना शुरू करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका 1 महीना, 4 महीना, 10 साल और 20 साल और 50 साल लग जाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं कर पाते। अब मैं नृत्य का बोलती हूँ कि हमारे नृत्य, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को देखिए, अच्छा आप नृत्य को मैं कहती हूँ कि ध्यान है, मेरे लिए पूजा है, कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिक विकारों को दूर करने का है। जब हम लोग नृत्य करते हैं, स्पेशली शास्त्रीय नृत्य का मैं बताती हूँ कि नृत्य करते हैं, ये एक नृत्य करते समय बोलते हैं तल्लीन हो जाना। ध्यान में भी तल्लीन हो जाते हैं आप, नृत्य में भी तल्लीन होते हैं। ध्यान में जब आप तल्लीनता में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रियाएं, मानसिक विचार और मन चलता रहता है। ऐसे जब हम लोग नृत्य भी करते हैं तो शुरुआत उसकी वैसी ही होती है, कभी पैर यहाँ, कभी वहां, कभी हाथ नहीं, कभी यहाँ, वो चित्त शांत नहीं रहता हमारा। वो चंचलता, वो अंकुश करना हमारा काम है नृत्य में, कि हम जब नृत्य करें तो हमारे अनुशासित रहें, हमारा चित्त थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, हमारा ध्यान थोड़ा इधर से उधर भंग हुआ। एकाग्रता, ध्यान माने एकाग्रता, बल्कि एकाग्रता भी कहते हैं क्योंकि ये एक पहली एकाग्रता ध्यान से भी पहला एक स्टेप है, क्योंकि ध्यान की शुरुआत जो है आपकी पहले स्टेप से एकदम से तो आप आएगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एकाग्रता जरूरी है। तो शास्त्रीय नृत्य में इस तरह का इसका गठन हुआ है शास्त्रीय नृत्य का, कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता बहुत जरूरी है, चाहे आप वाद्य के साथ हो, पहले स्वयं हो, आपका स्वयं खड़ा होना, स्वयं की भाव भंगिमाएं, स्वयं के मन को अंकुश में रखना, और थोड़ा उसके वाद्य के साथ, उसके तबले के साथ, उनके हारमोनियम के साथ अपना एक तालमेल बिठाना। और जब हम लोग नृत्य करते हैं ना, तो यदि आपका मन थोड़ा सा भी यहाँ से वहां होगा और वहां पर आपका सम पे आना हुआ, या वापस हमारे नृत्य की तंद्रा भंग हुई कहते हैं, और उसके बाद हमारा सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एकदम ध्यान की अवस्था रहती है नृत्य की, जब आपको एकाग्रता शुरू होगी। जैसे कि पहले एकाग्रता ये होगी कि हम उसको लय में आए, उसके बाद हम उसकी धीमे धीमे उसकी क्रियाएं बढ़ाएं, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास शुरू करें। पहले हम उसको मन को केंद्रित करना सीखें, उसके बाद तत्कार शुरू हुआ, या इस तरह की जो चीजें शुरू होती हैं वो कहीं ना कहीं एकाग्रता, फिर एकाग्रता के बाद अभ्यास, और फिर ये लगातार अनवरत अभ्यास होने के बाद फिर वो कहीं ऐसा होता है कि सबसे सरल, मतलब आप जब किसी चीज में माहिर हो जाते हैं तो फिर आपको वो सोचना नहीं पड़ता, वो आप काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो जो धीमे धीमे पहले चलना शुरू करता है तो लड़खड़ाता है, पकड़ता है, फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, और उसके बाद फिर बिना सोचे वो चलने लगता है, जहां जाना है उसको वहां जाना चला जाता है। वही ऐसे ही नृत्य में है कि ये ध्यान की श्रेणी में, बल्कि हम ये कहेंगे कि योग से देखिए, एक उस जो पारंपरिक ध्यान से ये एकदम ध्यान हो गया, वहां पर कहीं ना कहीं अक्रियता है हमारे शरीर में, हम अपने शरीर को अक्रिय करते हैं। अक्रिय मतलब शारीरिक क्रियाओं से, लेकिन दिमाग और मन की जो सक्रियता है उसको हमको अंकुश में रखना पड़ता है, अंकुश में करने की जरूरत होती है, और हम खुद अक्रिय रहते हैं, मतलब शारीरिक रूप से, लेकिन हमारा मन और हमारा दिमाग वो बकायदा सक्रिय रहता है। उस सक्रियता को अक्रियता में बदलना है हमें, तब वो कहीं ना कहीं ध्यान की अवस्था आती है। और जब हम नृत्य करते हैं शास्त्र में, तो वो हम लोग सक्रिय हैं, सक्रियता रहती है हमारे, और उस सक्रियता में हमारे दिमाग और हमारे मन को हमें नियंत्रण में रखना है। वो सक्रिय जो चीज है उसको हमें उसमें हमें ध्यान प्राप्त करना है, वो अभ्यास से आता है।
वो जैसे कहते हैं ना कि ध्यान साधना, ये नृत्य एक साधना, जैसे सुरेंद्र सर ने कहा, तो ये एक ना एक साधना है जो अनवरत अभ्यास से आती है, और अभ्यास एकाग्रता से आती है, और एकाग्रता जब आपकी थम जाए तब वो ध्यान में आता है। अब होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो यदि शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं तो क्या वो ध्यान में आ सकते हैं? छोटे बच्चे हमेशा मल की तरह चंचल होते हैं, लेकिन उनको भी यदि आप हैं, हमारे पास भी आते हैं बच्चे 5-5 साल 6-6 साल के, और आते हैं तो कभी लोग पूछते हैं कि वो मैडम ये सीख पाएंगे क्या? बच्चे सीखेंगे नहीं, बच्चों को सिखा नहीं सकते, स्पेशली 4 साल 5 साल के बच्चों को सिखा नहीं सकते, उनको दिखा सकते हैं। बच्चे नकल करने में अग्रणी होते हैं, तो हर चीज की नकल करते हैं, अपने पिता की नकल करते हैं, अपनी माँ की नकल करते हैं, अपने घर में जो क्रियाकलाप होते हैं उसकी नकल करते हैं। यहाँ तक कि जो बोलना सीखना, उनका चलना सीखना, ये तो कुछ सिखाता नहीं है, वो एक उम्र आती है, वो इनका एक बोलने का एक, यदि आप सही शारीरिक विकास हुआ है वो अपने आप चलने लगेगा, सुन सुन के। उसको कोई सिखाता नहीं है कि अब हम जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अब बोलो कि ये करना है। तो लगातार बच्चे उस वातावरण को स्वीकार करते हैं और वातावरण को स्वीकार करते हैं, और उस स्वीकार करने के बाद फिर वो बच्चे सीखते हैं, नकल करते हैं। तो इसी तरह से जो नृत्य है उसमें आप बच्चों को डाल दीजिए, बच्चे खेलते हैं, खेलते समय भी उनका पूरा ध्यान रहता है। बोलते ना इनका ध्यान नहीं है पढ़ने में, इनका ध्यान नहीं है सुनने में। तो बच्चे जो है वो ध्यान केवल सीख के करते हैं, वो खेलते जाएंगे और सीखते जाएंगे। उनसे घर में जाकर वो बता देंगे कि क्या चहल पहल हो रही है, क्या तत्कार है, क्या है। ये इस तरह का वो बच्चे धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं, और वो उस वातावरण में जब ढल जाते हैं तो फिर वो उनका अभ्यास शुरू होता है। रुचि यदि उनकी यहाँ पर है तो वो उस रुचि में आगे बढ़ते जाते हैं, और वो उनका ध्यान शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास शुरू होता है। अब ये संवर्धित क्रिया है कि आप उस अभ्यास को कहाँ तक ले जाते हैं। अब 1 घंटे का, अब जैसे कि आजकल क्लास है, 5 घंटे की क्लास होती है, 5 घंटे की क्लास होती है। आप उसमें 5 घंटे की क्लास में आप कितना ध्यान, कितना एकाग्र हो जाओगे वो, लेकिन आपको एक रास्ता दिखाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक अभ्यास है। आप इसको धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, आप उसकी मानसिक स्तर को, आप जब नृत्य करते हैं तो हम भूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं तल्लीनता। यदि आप एक नर्तक हैं और एक नृत्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में धीमे धीमे जब आपको बनने लगेगा, आप थोड़ा सा मन और दिमाग का अंकुश आपके अंदर आ जाएगा, तो आप में वो तल्लीनता आती है। वो जब तल्लीनता आती है तो बस आप धीरे धीरे फिर करते चले जाते हैं। फिर नृत्य जो है वो आपका होने लगता है, आप नृत्य करते नहीं हैं, बस मैं चाहूंगी 1 मिनट का समय चाहूंगी। दरअसल ये 6:43 हो गया है, तो 1 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली, तो क्या मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट करना है? धनंजय जी बताएं। नहीं, हमें लगता है आज का संवाद यहीं तक रखते हैं, फिर अगली बार अगली मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, क्षमा चाहेंगे श्रीमती श्रद्धा जी, अभी जो बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। दरअसल ना कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग खुद से खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो चलिए आप आए हुए सबका वेलकम कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा। ये अनवरत हम लोग संस्कार भारती के बैनर से करते रहेंगे, और महोबा जिलाध्यक्ष भी अपने मध्य में हैं, और हम लोग अगली बैठक में मीटिंग में महोबा से मिलेंगे। और मुझे लगता है सौम्या जी आप सबका आभार कर दीजिए। सभी को धन्यवाद सुनने के लिए, जितना बना जितना है ये करने के लिए। संदेश देना चाहूंगी, शास्त्र में रहिए, संस्कृति में रहिए,